चलो तो आज ईएमआई का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें इनफैक्ट मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं, इसको मोशनल ईएमआई भी कहते हैं। मोशनल ईएमएफ मोशनल ईएमआई का मतलब है कि यहाँ पर कंडक्टर का मोशन होगा, या तो ट्रांसलेटरी होगा, रोटेटरी होगा, या एक साइकिल का व्हील रोटेट करेगा, एक डिस्क रोटेट करेगा, तो हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। वही ये पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में डाल रहे हैं। ईएमआई को चार पार्ट में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा फैराडेज लॉ, सेकेंड पार्ट था लेंज लॉ, और थर्ड पार्ट मोशनल ईएमआई हो जाएगा, और फोर्थ में इंडक्शन वाला पार्ट आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम लोग इसी पार्ट में आ रहे हैं और इसमें पूरे मोशन ऑफ कंडक्टर को देखेंगे और इसी में इसके कंडीशंस वगैरह को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, कंडीशन बहुत जरूरी है समझना, बिना उसके आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कंडीशन सबको हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पर पूरे टॉपिक का नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर कहता है डायनामिक और मोशनल ईएमआई ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। कंडक्टर का ट्रांसलेटरी मोशन है, तो यहां जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। इस यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को प्लेस किया और ये कंडक्टर का मोशन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेटरी मोशन है। इस कंडक्टर का दो एंड है एम और एन। ठीक, इसका लेंथ एल है। अब इस चीज को आप समझे कि जैसे ही कंडक्टर को आपने प्लेस किया, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये हम लोगों ने मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था कि यदि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है और वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता क्यू वी क्रॉस बी, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वी और बी के परपेंडिकुलर, मतलब जो वी क्रॉस बी का रिजल्ट होगा उसी के पैरेलल फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये पढ़ा। तो अब यहां पर सिंपल वेलोसिटी कंडक्टर का किस एक्सिस के अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? माइनस के कैप। अब ऑलरेडी हमने क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जान रखा है, ये आई, ये जे और ये के। तो जे क्रॉस के आई होता है, ये माइनस इस आई क्रॉस के है तो माइनस जे आएगा, तो माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस जे। ये किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए। तो यहां पे जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होगा? वाई के लॉन्ग। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, अरे यार तुम लोग एकदम नहीं पढ़ते हो। अरे पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट। ये पढ़ा रखा है कि यदि V क्रॉस B का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग हो जाए या पैरेलल टू द फोर्स, तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव, और V क्रॉस B का रिजल्ट एंटी पैरेलल टू द फोर्स, तो चार्ज का नेचर नेगेटिव। इसका मतलब यदि ये पॉजिटिव J कैप आ रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग।
इसका मतलब यहां पर जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, फ्रॉम m टू n। और जब इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को लीव करता है तो वो एंड क्या बन जाता है, पॉजिटिव। और जहां पे टर्मिनेट कर रहा वो क्या बन गया, नेगेटिव। इसलिए एम का पॉजिटिव पोटेंशियल और एन का नेगेटिव पोटेंशियल। ये तब तक होता रहेगा जब तक इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस किससे हो गया, मैग्नेटिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ई। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, BeV। तो ई क्या आ गया, V इंटू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और हमको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन पढ़ा है, E इजिकल टू V बाई एल। तो V इजिकल टू क्या बन जाएगा, E इंटू एल। इसको हम लोग इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। तो E इजिकल टू क्या आया, इंड्यूस ईएमएफ E इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से डाल दो, क्या हो गया, BVL। इसलिए इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, BVL। समझे या नहीं समझे, यस नो। ये रफ वर्क जो हमने किया है इसको जरूर नोट कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। हो गया। इरेज करें, चलो अब देखो यहां पर रिजल्ट देखो क्या है, वही कहता है, कंसिडर ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी V perpendicular to a uniform magnetic field B directed into a plane of paper, मतलब inward. Let the rod be moving to the right as shown in figure. The conducting electron also move to the right as they are trapped within the rod. तो फाइनली क्या आ गया रिजल्ट देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस मैग्नेटिक फोर्स किया तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा, BeV। So they move from M to N within the rod. The end M क्या बन जाएगा, becomes positively charged, और N क्या बन जाएगा, becomes negatively charged. Hence an electric field is set up within the rod which opposes the further downward movement of electrons. That is an equilibrium is reached. It means equilibrium में FEFM के इक्वल। तो फाइनली FEFM के इक्वल हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला हम लोगों को, बोलो।
E इज इक्वल टू ई वी बी, देन E इज इक्वल टू वी बी, और यहां पर इंड्यूस ईएमएफ ई एल मतलब वी वी एल। तो फाइनली ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड इतना हो गया। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? इसका मतलब जब भी कंडक्टर का मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर क्या बनेगा? बीई वी, और अपर यदि टुवर्ड्स राइट मूव करा रहे हैं तो अपर टर्मिनल क्या बन रहा है? पॉजिटिव, और लोअर क्या बन रहा है? नेगेटिव। ये याद रखिएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी को यूज करते हुए कहता है कि मोशनल ईएमआई इन लूप बाय जनरेटेड एरिया। अब जनरेटेड एरिया जैसे ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने यहां पर एक कंडक्टर को प्लेस किया है और इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। इसको समझने की कोशिश करो, पिक्चर को समझने की कोशिश करना। ये समझ लो रेलवे का 2 ट्रैक, ऐसे समझ लो, और वो जो लकड़ी का पट्टा दिया रहता है वो समझो ऊपर है, वो पी क्यू है, उसको हम मूव करा रहे हैं। पी क्यू को यहां से मूव करा के हम यहां ले आए। ठीक, तो जब यहां से यहां तक लाएंगे तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। अब पहले इतना वाला पोर्शन फील्ड रीजन में था तो इसके फ्लक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन जब ये यहां से यहां तक आया तो फ्लक्स इंक्रीज किया, चेंज हुआ। अब फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं। अब ये जो कनेक्टिंग यहां पर इसमें आपने पीक्यू रखा, यहां पर एक कनेक्टिंग वायर है और ये वायर एक रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। अब यहां पर जनरेटेड एरिया के कारण से ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है? तो यहां पर देख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंडक्टर कितना हो गया? V इंटू टी। इसका मतलब जो एरिया है, मेरी बात को समझेंगे, पहले सपोज इतना एरिया फील्ड रीजन में था, अब एरिया कितना हो गया? जब ये पी क्यू यहां आ गया पी डैश और क्यू डैश पोजीशन पर, इसका मतलब इतना एरिया जनरेट हो गया। या हम इसको ऐसे समझ लें, इतना पोर्शन पी क्यू इनिशियली यहां था, यहां आ गया, तो पी डैश क्यू डैश पर जब आया तो इतना एरिया फील्ड रीजन में चेंज हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले आपका ये पूरा एरिया जो जनरेट हुआ वो कितना हुआ? एरिया जनरेटेड, एरिया को क्या लिखेंगे? ये क्यू क्यू डैश, ध्यान दो, बिल्कुल इजी है, इनटू पी डैश क्यू और पी क्यू, यही होगा। अब क्यू क्यू डैश क्या बना? वी टी। पी क्यू क्या बना? एल। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। फाई को क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया डी ए बाई डी टी। बी, एरिया की जगह पर क्या है? जो एरिया जनरेट हो रहा है वी टी इंटू एल। बी वी एल, डी टी बाई डी टी हो गया, डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? डी वी एल। तो कहोगे सर पहले वाले में भी आया, ये इसमें भी यही आया, आएगा ही, वही चीज वहां भी था। अब दोनों में फर्क क्या है? ये क्यों हमने आपको एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन ये किया कि जो ये कंडक्टर मूव किया इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इसका मतलब बीवीएल जनरेट हुआ और ऊपर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब गौर से देखिएगा, इसका मतलब ये कंडक्टर क्या हुआ?
एक ईएमएफ जनरेट किया, ऐसा किया, और इस ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया, बीवीएल। अब ये जो कनेक्टिंग वायर है वो क्या बिहेव किया, रेजिस्टेंस की तरह, एक सर्किट बन गया। देखो, बन गया एक सर्किट। इसमें आप क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ निकाल सकते हो, और फिर क्या निकाल सकते हो, इंड्यूस बाई रेजिस्टेंस करंट निकाल सकते हो। ये कितना वैल्यू है, बीवीएल, और ये रेजिस्टेंस। इसी तरह से फोर्स निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, सारी क्वांटिटी फाइंड कर सकते। क्लियर हुआ, यस नो? ये फिगर ड्रॉ करके इतना जरूर लिख लीजिए, सारा उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें? चलो अब देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, वही है, पी ए पी एल वी टी, और फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना ही आ गया। इंड्यूस करंट का वैल्यू क्या आ गया, बीवीएल बाई आर। यही पढ़ा, यस नो? चलिए अब इसी को कंटिन्यू करते हुए, यही पार्ट था हमारा। अब फोर्स कैसे निकालोगे, तो मैग्नेटिक फोर्स बताओ क्या आएगा, पी आई एल। कंडक्टर का जब मोशन होता तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, बी आई एल। तो लिखो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल। लिखा, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल। बी एल इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू डाल दो, बीवीएल बाई रेजिस्टेंस। फाइनली क्या आ गया, पी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। इतना मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। हो गया, इरेज करें? अब पावर, पावर डिसिपेटेड कितना आ जाएगा, बोलो?
मैकेनिकल पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये क्या निकाला? BIL और V, यही था। तो F का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो पुट कर दो। B² V L² R इंटू V, तो B² V L² R, इतना मैकेनिकल पावर हो गया। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर में यदि इक्वल वैल्यू आएगा तो इस पूरे सिनेरियो में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। तो ये तो हमारा मैकेनिकल पावर था। अब इलेक्ट्रिकल पावर डाल के देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? फॉर्मूला E²/R या I²R, दोनों यूज कर सकते हो। तो E² B² V² L²/R, क्या इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर इक्वल है? इसलिए यहां पर एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टर का मोशन हो रहा है और आपको कह दे कि शो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स, कैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताएंगे कि होल्ड कर रहा है? तो एक्सप्लेनेशन आपका ये होगा कि मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल है। आगे समझ में? नोट कर लीजिए। हो गया? चलो तो देख, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर आ गया B² V² L²/R। देखो यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर के इक्वल, विच इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट, अब इसके बाद वाले सेगमेंट पे आते हैं। अब कहता है कि जैसे एक व्हील रोटेट कर रहा, ठीक, तो यहां पर कहता है ड्यू टू रोटेशनल मोशन। अब व्हील रोटेट करने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि यहां पर PQ एक तरह से ये पूरा एक साइकिल का व्हील है। एक एग्जांपल, आप PQ हमारे स्पोक है। अब ये PQ यहां जो स्पोक है ये वो यहां से यहां आ गया विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये एंगल थीटा जनरेट किया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करो, नहीं तो हम कह रहे बार बार ये क्वेश्चन EMI का क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बनेगा। तो ये जो स्पोक ये एक्सेल है, ये स्पोक है, ये यहां से यहां तक गया स्पोक, एंगल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये आपके स्पोक का लेंथ L है। तो इसके अक्रॉस कितना EMF जनरेट हुआ? कहेगा कि बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम, रिम यहां होता, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, और एक्सेल क्यू पर, एक्सेल और रिम के बीच का EMF इंड्यूस्ड निकालना है। तो यहां भी वैसे ही एरिया कितना जनरेट हो रहा है।
एरिया जनरेटेड इन द फील्ड रीजन, और जनरेटेड एरिया ही बताएगा कि कितना चेंज हो रहा है फ्लक्स का। इसका मतलब यही पार्टनर फ्लक्स को चेंज करेगा। तो इस पोर्शन का एरिया निकालना, इस पोर्शन का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू कितना आर्क फॉर्म किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, रेडियस इंटू थीटा, इसलिए एरिया हाफ इंटू एल थीटा क्या बन गया, हाफ एल स्क्वायर थीटा। चलो, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, ठीक। फाई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कितना है, हाफ एल स्क्वायर थीटा। हाफ बी एल स्क्वायर को बाहर निकालो, डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाता है, बताओ तुम लोग हैं, ये भी नहीं पता, एंगुलर स्पीड ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब एक्सेल और एम के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, जल्दी बताओ, हाफ पी एल स्क्वायर ओमेगा, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिगर के साथ, जैसे जो फिगर है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करो। बहुत मेहनत है इस स्लाइड को बनाने में। हो गया, नोट कर लिया। हो गया, चलो देखो रिजल्ट। कंडक्टिंग रॉड कहता है वन एंड फिक्स रोटेट कर रहा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स्ड एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है, डायरेक्टेड इनवर्ड। एरिया कितना जनरेट हुआ वही लिखा, हाफ एल थीटा इंटू एल। गौर से देखो, इंड्यूस वही हो गया, बी डी बाई डी टी हाफ एल स्क्वायर थीटा, हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां भी रोटेशनल मोशन है, ठीक। ऐसा कुछ भी दे दे, हाफ पोर्शन भी दे दे, सेमी सर्कुलर भी दे दे, तो भी यही रिजल्ट आएगा। इसलिए इसका भी EMI कितना होगा साइकिल व्हील का, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब कह देगा कि नंबर ऑफ स्पोक्स इसके अंदर 50 है, तो अक्रॉस द एक्सेल एंड द रिम, एक्सेल और रिम के बीच में ही स्पोक्स होते 50 स्पोक हैं,
तो क्या 50 स्पोक या 100 स्पोक होने के कारण से ईएमएफ में कोई चेंजेस आएगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि सारे स्पोक्स पैरेलल कनेक्टेड हैं, सब एक्सेल और रिम के बीच है, सब एक्सेल रिम के बीच। तो हर स्पोक के एक क्रॉस हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए नंबर ऑफ स्पोक्स होने से ईएमएफ में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए हमने यहां पर स्पोक्स ज्यादा दिखाए, वहां एक ही दिखाया। आप 150, 200, 250 कुछ भी कर दो, उतना ही आएगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ, ध्यान देना। अब सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, हाफ पोर्शन फील्ड के अंदर है। देख लो, उतना ही पोर्शन अंदर है फील्ड के, और बाकी पोर्शन बाहर। क्या होगा इसमें? ये सोचो, बताओ। ये हमारा आर रेडियस है ना? ये कितना आर्क फॉर्म किया? आर इंटू थीटा। कितना एरिया जनरेट हुआ? हाफ इंटू आर थीटा प्लस, या सिंपल डायरेक्टली हम लोग इंड्यूस निकाल लें, डी बाई डी टी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, हाफ बी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। क्या बन गया? हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। उतना ही आया। क्या वो सेमी सर्कुलर हो जाए या सर्कुलर हो जाए, सेम ईएमएफ जनरेट करेगा। क्लियर हो गया? 100%। इसको भी नोट कर लो। आज यहीं तक रहने देते, इतना सफिशिएंट है। थोड़ा इसको रिकॉल करो। ये नहीं कि हम सिलेबस और टाइम सर 1 घंटा दे दीजिए, वो नहीं। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है उस पर है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास टोटल मैथमेटिकल है। और क्यों होता है इसका भी रीजन बताएंगे। वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो हम आपको सिखाएंगे। और फिर अब उसके बाद तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन है। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा EMI, 2 या 3 क्लास में।